मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर केलेल्या खळबळजनक आरोपांची महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवरती गुन्हे दाखल करण्यासाठी अनिल देशमुखांचा दबाव होता असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केलेला आहे। तर अनिल देशमुखांच्या पाठीशी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे होते असाही दावा परमबीर सिंग यांनी एबीपी माझाशी बोलताना केलाय। गिरीश महाजन आणि जयकुमार रावल यांच्यावरती गुन्हे दाखल करण्यासाठी शरद पवारांच्या उपस्थितीमध्ये सिल्वर ओकवर बैठक झाली होती। तर मुंबई बँक प्रकरणामध्ये प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी मातोश्रीवर बैठक झाली होती असा खळबळजनक गौप्यस्फोट परमबीर सिंग यांनी केलेला आहे। सांगली जिल्ह्यामधलं एक उदाहरण देत परमबीर सिंग यांनी माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर देखील मोठे आरोप केलेले आहेत। आणि परमबीर सिंग यांच्याशी बातचीत केलेली आमचे प्रतिनिधी गणेश ठाकूर यांनी। मागील काही दिवसांपासून राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्यावर राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गंभीर आरोप केले। आरोप आहेत की ज्या प्रकारे देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांच्या विरुद्ध अधिकाऱ्यांचा वापर केला किंवा त्यांना अनेक प्रकरणामध्ये फसवण्याचा प्रयत्न झाला आणि या सगळ्या आरोप प्रत्यारोपांमध्ये एक महत्त्वाची व्यक्ती आहे ती म्हणजे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त श्री परमबीर सिंगजी, ज्यांच्या संदर्भात अनिल देशमुख यांनी त्यांचा उल्लेख करत देवेंद्र फडणवीसांवरतीही गंभीर आरोप केले। आता तीच व्यक्ती माझ्यासोबत आहे, परमबीर सिंग माझ्यासोबत आहेत। सर, स्वागत आहे तुमचं एबीपी माझामध्ये। आतापर्यंत तुम्ही या सगळ्या प्रकरणामध्ये ह्यातनं लांब राहिलात, पण ज्या प्रकारे तुमचं नाव आलं तेव्हा तुम्ही पहिला एबीपी माझाशीच बोललात फोनवरती, आज तुम्ही प्रत्यक्ष मुलाखत देताय। माझा पहिला प्रश्न की तुमच्यावर गंभीर आरोप केले गेले की तुम्हाला अँटिलिया प्रकरणामध्ये नाव होतं, यासाठी तुम्ही देवेंद्र फडणवीसांसोबत एक डील केली आणि त्यामुळे त्यांच्यावर 100 कोटींचा वसुलीचा खोटा आरोप केला, यावर तुम्हाला काय म्हणायचं? मैंने पहले भी कहा है कि ये जो श्री अनिल देशमुख ने स्टेटमेंट सभी जगह मैंने प्रेस में मैंने भी देखी, सभी जगह वायरल भी हुई उनकी स्टेटमेंट, जहां मेरे ऊपर आरोप था, श्री फडणवीस के ऊपर आरोप था, उस समय के जो लीडर ऑपोजिशन थे। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया तो मेरी यही है कि एकदम बोगस आरोप है, मनगढ़ंत आरोप है और उनके फर्टाइल इमेजिनेशन की कोई उपज है। और मुझे उनकी मानसिक जो स्थिति है, मेंटल जो बैलेंस है, उसके बारे में भी थोड़ी सी चिंता होती है कि इतना इम्बैलेंस पर्सन इस प्रकार का जो कुछ भी उल जरूल बातें कर रहा है, वो स्टेट का होम मिनिस्टर भी रहा है, अभी भी एक सीनियर लीडर्स में उनकी गिनती होती है, लेकिन मुझे लगता है वो अपना पूरा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इस प्रकार की उल जरूल बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से लगा रहे हैं। किस कारण से लगा रहे हैं, मैं राजनीति ज़्यादा समझता नहीं हूं, आज तक मैं कभी प्रेस के सामने आया नहीं था। जो मेरे को अपने सफाई में अपने पक्ष में कहना था, मैंने अभी तक कोर्ट में कहा। मैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कहीं भी जाके कभी भी मैं तू मैमे में इंडल्ज नहीं हुआ था। लेकिन जो ये गंभीर आरोप मेरे ऊपर देशमुख साहब ने किया, मजबूरन मुझे सामने आना पड़ा और मुझे अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी, मुझे अपना पक्ष रखना पड़ा। और मेरा पक्ष रखने के बाद मैंने कल ही श्री अनिल देशमुख के सुपुत्र श्री सलिल देशमुख का कहीं वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जहां वो मेरे बारे में बहुत ही अभद्र असभ्य भाषा का इस्तेमाल, कुत्ता बोल रहे थे, साला बोल रहे थे। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, संस्कार नहीं है। कहाँ से ये शब्द निकल के आ रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इस प्रकार के कभी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। श्री अनिल देशमुख के लिए आज भी श्री अनिल देशमुख बोलता हूँ, एंड श्री सलिल देशमुख भी श्री सलिल देशमुख हैं। मैं इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मुझे कोई उनसे नाराजगी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति पे मुझे तरस अवश्य आता है। पण ते म्हणतात ना की तुम्ही जे आरोप केले ते खोटे आरोप आहेत, 100 कोटी वसुली झालीच नाही। त्यांचं म्हणणं आहे तुम्ही ज्या प्रकारे सीबीआय आणि इतर किंवा कोर्टामध्ये जे प्रकरणं चालवली गेली त्यांच्याबद्दल त्यांचे आरोपही सिद्ध झालेले नाही आहेत।
पण तुम्ही तुमचा दावा ते पूर्णतः खोडून काढतायत आणि तुम्ही खोटे आरोप केले त्यांच्यावर असं म्हणताय. आरोप एकदम सच्चे थे, मेरी पर्सनल जानकारी भी थी, उसके अलावा जो ऑफिसर्स से मेरे को जानकारी थी, श्री अनिल देशमुख भी बातों बातों में अक्सर मेंशन करा करते थे कि पार्टी का उनको कलेक्शन का टारगेट है इलेक्शन. आपण पूरी तरह से बात करते हैं आज. तो टारगेट तो उनका 100 करोड़ और उससे अधिक का भी था. ये तो सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग से और मुंबई के धंधों से ही उनको 100 करोड़ इकट्ठा करना था. उसके अलावा बाकी राज्य से, बाकी पोस्टिंग से, बाकी डायरेक्ट धंधों से इनके जो ऑफिस में डील हो रही थी, इनके सुपुत्र सलिल देशमुख ललित होटल में बैठा करते थे सहार पर, और वो कुंदन शिंदे और कुछ एजेंट के साथ बैठा करते, जहां पर ऑफिसर्स को बुलाया जाता था, धंधे वाले लोगों को बुलाया जाता था, उनके साथ डील करी जाती थी. तो टारगेट तो इनका बहुत बड़ा था, लेकिन जो मुंबई के ऑफिसर्स को इन्होंने टारगेट दिया था सिर्फ मुंबई से कलेक्शन का मंथली, वही टारगेट 100 करोड़ का था. और ये मैं अपनी जानकारी से भी कह रहा हूं, और जो मेरे को ऑफिसर्स ने बताया उससे भी बोल रहा हूं, और मैंने ऑफिसर्स ने मेरे को ऐसा बताया उसका एविडेंस भी मैंने अपने पत्र के साथ जो मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को लिखा था सबमिट भी किया था. पण तुम्ही आयुक्त होतात, मग तुमचे अधिकारी का जायचे, त्यांना का तुम्ही थांबवलं नाही, तुम्ही त्यावेळेस हा मुद्दा उपस्थित का केला नाही की हे बरोबर नाही, हे खोटं आहे. ज्यावेळेस हे सगळं प्रकरण झालं त्याच्यानंतर तुम्ही बोललात, त्यामुळेही प्रश्न उपस्थित होत आहे. जब मेरे नोटिस में ये बातें आई उस समय मैं ऑनरेबल सीएम श्री उद्धव ठाकरे से जाके मिला था, श्री शरद पवार से मिला था, श्री जयंत पाटिल से मिला था, और कुछ मंत्रियों से मिला था. उनके नोटिस में मैंने ये बात लाई थी, लेकिन उनके रिएक्शन से मुझको यही लगा था कि उनको ऑलरेडी जानकारी है, और उन्होंने मेरी बात बिल्कुल अनसुनी कर दी थी. तो ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक ही ये मुद्दा उठा दिया था. ये मुद्दे की बैकग्राउंड है, और ये जब मेरे नोटिस में लाया गया इमीडिएटली मैंने ये मुद्दा वरिष्ठ लोगों के सामने रखा था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से मुझे लगा कि उनको इसमें कार्रवाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. और इंटरेस्ट की बात तो दूर, वो तो इसकी जानकारी उनको ऑलरेडी थी. म्हणजे त्यांना हे माहित, तुम्ही मोठा आरोप लावताय की माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार सारखे दिग्गज नेते यांना या वसुली संदर्भातली संपूर्ण माहिती होती. त्यांचं काय प्रतिक्रिया होती ज्यावेळेस तुम्ही त्यांच्याकडे गेलात? तुम्ही सांगू शकाल कुठे भेटलात, कधी भेटलात याबद्दल या सगळ्या नेत्यांची हे तक्रार करण्यासाठी? मैं श्री उद्धव ठाकरे को वर्षा बंगले पे मिला 2-3 बार, श्री शरद पवार को मैं सिल्वर ओक पर जाकर मिला, श्री जयंत पाटिल को उनके बंगले में जाकर मिला जो कि नेपियन सी रोड पर है, श्री अनिल परब को मिला था, और भी 2-3 मंत्रियों को जो वरिष्ठ मंत्री थे मैंने मिलकर बातचीत की थी. एंड ये उसी समय फरवरी मार्च महीने के बात रही होगी, जबकि मैंने उनके नोटिस में ये बातें लेकर आया था. मैं त्यांचं काय म्हणणं होतं म्हणजे ज्यावेळेस एक वरिष्ठ अधिकारी तक्रार करतो मुख्यमंत्र्यांना, तर काहीतरी त्यांनी त्याचं कॉग्निझन्स घेतलं असेल ना? कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था इस तकरार में. जैसा मैंने कहा उनकी जानकारी में था. कितनी जानकारी थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जानकारी में था, और उन्होंने इसका बिल्कुल कॉग्निजेंस लिया ही नहीं. उन्होंने इस बात की तरफ ध्यान सुनकर भी अनसुना कर दिया, ये मैं कह सकता हूं. पण तुम्ही वसुली प्रकरणाबद्दल बोलता, पण तुमचं वारंवार असं म्हणणं असतं की माझ्याकडे बरंच काही आहे बोलायला, मी जर बोलीन तर हे फक्त 10%. कारण मागच्या इंटरव्ह्यूमध्ये आम्हाला जेव्हा तुम्ही बोललात की 10%च बोललोय, आणखी बरंच काही आहे अनिल देशमुख, सलिल देशमुख यांच्या संदर्भात बोलायला. आज तुम्ही सगळं जे तुम्हाला म्हणायचंय आमच्या माध्यमातून म्हणू शकता की नेमकं काय म्हणायचंय तुम्हाला, वसुली आणि काय काय झालं होतं, आणि त्या आरोपाचे तुमच्याकडे पुरावे काय? देखिए, जो मेरे पास पर्सनल जानकारी थी, जिसकी जो मेरे को एविडेंस थी, वो तो मैंने सबमिट कर दी थी उस लेटर के साथ जो मैंने ऑनरेबल सीएम साहब को लिखी थी. उसके बाद जब मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया, मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गया, सीबीआई में इंक्वायरी हुई, वहां भी जाकर मैंने एविडेंस दी. मेरे पास अनिल देशमुख साहब के पर्सनल नोटिंग वाले आज भी कुछ लेटर्स प्रेजेंट हैं, जिन पे उन्होंने पर्सनल नोटिंग की हुई है कि ये पोस्टिंग किसके कहने पे कहां पे करनी है. इस प्रकार की नोटिंग्स वाले लेटर मेरे पास थे, जो मैंने ईडी में और सीबीआई में सबमिट भी किए हैं. शायद चार्जशीट का हिस्सा भी होंगे, मैंने चार्जशीट देखी नहीं है, लेकिन उन लेटर्स की कॉपी आज भी मेरे पास मौजूद है, जहां पे श्री अनिल देशमुख की खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ है कौन से ऑफिसर की पोस्टिंग किसकी सिफारिश पे कहां करने की है. पण अधिकार तर तुमचे होते, आणि आतापर्यंत जे आपण पाहतोय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री हे रेकमेंडेशन तर करतात, कारण त्यांच्या अधिकारातला विषय असतो. म्हणून त्यांनी जर कुठे काही शेरा दिला असेल तर ते चुकीचं होतं तुमचं म्हणणं आहे. जो उस समय का सिस्टम चल रहा था
उसमें इस प्रकार का नहीं था कि वो एक सिफारिश करते थे। वहाँ पे पूरी लिस्ट तैयार की जाती थी, ऑफिसर्स को बुला के जो पीईबी होती थी, पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड की मीटिंग होती थी मंत्रालय में, वहाँ पे उनके सिर्फ सिग्नेचर लिए जाते थे, किसी को कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होता था कहने का। और आपको याद होगा एक बार जुलाई 2020 में मैंने लगभग 10 डीसीपीज की पोस्टिंग मुंबई में की थी, प्योरली मेरिट्स पे की थी, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स की पोस्टिंग की गई थी, लेकिन उसे बिना कोई कारण दिए हुए स्टे कर दिया गया था, रोक दिया गया था। उसका कोई कारण कभी मुझे नहीं दिया गया, कहा कि ऐसा आदेश है माननीय मुख्यमंत्री का, माननीय गृह मंत्री का, इस पे स्टे लगा दिया जाए, ऐसा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का मुझे मैसेज आया। और उसके लगभग 3-4-5 दिन बाद लगभग वही ऑफिसर्स की पोस्टिंग लगभग उन्हीं जगहों पर हो गई। 2-3 ऑफिसर्स थे जो ज्यादा अपराइट थे, ज्यादा ईमानदार थे, उनको बाहर करके उसके अलावा अधिकतर ऑफिसर्स की पोस्टिंग वहीं की वहीं कर दी गई। तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या हो सकता है मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सभी समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या था सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ। 12 डीसीपीस की शायद, क्योंकि वो खबरें हमने भी की थी तभी, 12 डीसीपीस की शायद पोस्टिंग थी, जिसमें मुंबई के सभी अधिकारी थे, 10-12 अधिकारी थे। तो मैं सवाल की ऑर्डर आए, उसके बाद वापस ऑर्डर रिट्रैक्ट किए गए थे या रिवोक किए गए और फिर वापस नए ऑर्डर आए थे। उस समय हुआ क्या था, किसने ऑर्डर्स दिए थे और वापस नए ऑर्डर्स किसके कहने पे आए? मुंबई सिटी में पुलिस पोस्टिंग का अधिकार पीईबी को होता है, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हेड करता है। तो ये पीईबी ने पोस्टिंग की थी, उसमें मेरिट्स पे की गई थी ये पोस्टिंग, लेकिन जो इसको स्टे करने के, कैंसिल करने के ऑर्डर थे, स्टेटस को मेंटेन करने के ऑर्डर थे, ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खुद उन्होंने मुझे मैसेज करके भेजा था कि ये इसको कैंसिल किया जाए और ऑफिसर्स जहां थे उनको। क्यों कैंसिल किया गया, क्या जानकारी आपके पास? क्योंकि आपके ऑर्डर्स थे तो आपको तो पता होगा कि इसमें क्या मेरे अधिकार के थे, मेरिट्स पे किए गए ऑर्डर्स थे। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्यों कोई कैंसिल करेगा, आप बताइए। मुझे कभी कारण बताया नहीं गया। फिर भी आपकी जानकारी क्या है? जानकारी तो जानकारी से ज्यादा मतलब इसके पीछे क्या मीनिंग है उतना तो आपको भी समझ आता है, मुझे भी समझ आता है। दैट एक मैल प्रैक्टिस थी, एक्सटॉर्ट करने का एक तरीका था, ऑफिसर से पैसे निकालने का तरीका था। और मुझे नहीं मालूम वास्तव में निकाले गए नहीं निकाले गए पैसे, लेकिन उसका कोई कभी ना कोई कारण दिया गया। क्यों रोकी गई थी, किस लिए रोकी गई थी, इलीगल थी बिल्कुल। हर प्रकार के जो इससे संबंधित ट्रांसफर से संबंधित कानून है उसका वायलेशन था और किया गया, लेकिन हुआ। उसके बाद ऑर्डर्स दोबारा निकाले गए, गवर्नमेंट ने निकाले एंड लगभग सिमिलर ऑर्डर्स निकाले गए 2-3 चेंजेस करने के बाद। पोस्टिंग में आप कहते हैं भ्रष्टाचार, पैसे, इसके तथ्य या इसको लेकर क्या आपके पास प्रूफ्स हैं जो आप इसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे? मेरे पास पर्सनली जितने प्रूफ थे मैंने ईडीसी में सबमिट कर दिए हैं। मेरे पास आज बता पाएंगे भी क्या प्रूफ्स हैं? मेरे पास कुछ मैंने बताया लेटर्स हैं जहां इनकी खुद की मार्किंग्स हैं कि किसको कहां पोस्ट करना है, किसकी सिफारिश पर। और कुछ इनके एजेंट एक्टिव थे। इनके पुत्र श्री सलिल देशमुख खुद ललित होटल में बैठकर ये डीलिंग करा करते थे कुंदन शिंदे और इनके कुछ एजेंट्स के साथ। बाकी तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होता है। अगर और मैं अभी भी मेंटेन करता हूं जो कांड इनका सामने आया वो 10-20% था असली। और क्या क्या मतलब मैं आपसे आज खुल के बात कर रहा हूं, आपने बहुत दिनों बाद इस पर बात करने की आप कैमरे के सामने आ रहे हैं। मैं सवाल कर रहा हूं कि ये आप पोस्टिंग्स की बात करते हैं, आप जब बात करते हो ये भी बताते हैं कि मुझे और भी कई सारे काम या और भी कई सारे तरह के दबाव लाए गए थे जब मैं पुलिस कमिश्नर था जो मैंने नहीं किए। तो आज आप बताइए विद तथ्यों के साथ या सबूतों के साथ कि क्या आपको कहा गया था और क्या क्या आपके आरोपों को साबित करने की चीजें आपने सामने रखी हैं। देखिए मैंने आपको बताया पोस्टिंग्स में धंधों से कलेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट से कलेक्शन, ये तो इनका मेन सोर्स ऑफ कलेक्शन था ही। लेकिन इसके अलावा जहां इन्होंने मेरे से इलीगल कार्रवाई करवाने की कोशिश की या जो मेरे पे प्रेशर लाया गया वो अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। मैं एक तो 2-3 जो मुझे इमीडिएटली जो एपिसोड्स याद आते हैं, एक तो श्री अनिल गोटे नाम के एक पॉलिटिशियन फॉर्मर एमएलए हैं, वो एक किसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौहान, पूरा नाम उनका क्या था, श्री प्रवीण चौहान के साथ उनकी मीटिंग श्री अनिल देशमुख के बंगले पे हुई थी, जहां बोला गया था श्री जय कुमार रावल के खिलाफ, श्री गिरीश महाजन के खिलाफ गुने दाखिल किए जाएं।
कुछ वो नोटिंग लेके घूमते थे, कुछ कंप्लेंट लेकर घूमते थे। मुझे श्री अनिल देशमुख ने प्रेशराइज करा कि श्री जयकुमार रावल और श्री गिरीश महाजन के खिलाफ गुने दाखिल किए जाएं। मैंने रिफ्यूज कर दिया था कि गुना नहीं बनता, मैं गुना दाखिल नहीं करूंगा। उसके बाद मुझे सिल्वर ओक पर बुलाया गया, वहां भी यही कहानी दोहराई गई, यही लोग प्रेजेंट थे, श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे। वहां भी मैंने कहा ये गुना। कौन था वहां पे देशमुख साहब के अलावा सिल्वर ओक पे? ये अनिल गोटे थे, वो पीपी चौहान थे, श्री अनिल देशमुख थे, और श्री शरद पवार ने वो मीटिंग बुलाई थी, उनकी प्रेजेंस में हुई थी। मैंने मना कर दिया था ये गुना बनता नहीं और मैं ये गुना दाखिल करूंगा नहीं। कौन से केसेस कहे गए थे सर करने के लिए दोनों के ऊपर? कौन सी किस तरह के केसेस का डिटेल मेरे को अभी, ये तो थोड़ा मुझे अपने नोट्स पुराने रेफर करके मैं आपको बाद में बता पाऊंगा। ऑफ एंड रिकॉल करना मुझे थोड़ा कठिन जा रहा है। मैं नोट्स मीटिंग कब हुई थी, कौन से महीने में हुई थी, कहाँ हुई थी, मतलब कैसे हुई? ये 2020 की बात है। हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर की बात रही हो, लेकिन मैं ये समय के बारे में एग्जैक्टली मैं आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मीटिंग हुई थी। और ये फिर इन लोगों को मैंने, जयंत पाटिल साहब ने भी अपने ऑफिस में बुला के इनको बिठा के रखा था एक बार, वहां भी मुझे बुला गया था गुना दाखिल किया जाए। और वहां पे मुझे ये भी याद आता है कि जयंत पाटिल साहब ने सिर्फ इनके विरुद्ध ही नहीं, श्री जयकुमार रावल और श्री गिरीश महाजन के विरुद्ध ही नहीं, उनके भी कोई पॉलिटिकल विरोधी हैं जिनका कोई मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वहां पे उनके जिले में, सांगली जिले में चलता है, उनके विरुद्ध भी चाहते कि गुना दाखिल किया जाए और कार्रवाई हो, उनके कॉलेज पे जाके कुछ रेड्स वेड्स की जाए। वो भी मैंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था कि ये पुलिस का चार्टर नहीं है, गुना नहीं बनता, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये आप कह रहे हैं कि जयंत पाटिल भी आप पर दबाव ला रहे थे, यानी सारे लोग आप पर दबाव ला रहे थे और आपने वो नहीं किया। तो ये बातें आप आज बता रहे हैं, इसके पहले इसका कहीं जिक्र या कहीं आपने तक शिकायत की थी कि कुछ बातें या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने बताई हैं? इससे संबंधित सवाल किसी एजेंसी में पूछे नहीं गए थे, और ये मैंने जो इससे पहले लिखा था एजेंसीज को, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के संबंधित मैंने लिखा था। लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो जो मुझे बातें याद आ रही हैं वो मैं ज़्यादा से अब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मुझे और जो किस्सा याद आता है कि मुझे मातोश्री पे बुला के, जहाँ श्री अनिल देशमुख भी प्रेजेंट थे, एक और मेरे ऊपर दबाव डाला गया था कि श्री प्रवीण दरेकर के खिलाफ मुंबई कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी केस दाखिल करा जाए। मैंने कहा था ऑलरेडी उसमें इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, शायद केस भी क्लोज हो चुका था जितना मुझे याद आता है। तो मैंने वहां भी केस दाखिल करने से, कोई कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया था। तो इस प्रकार का प्रेशर ओपोनेंट्स के खिलाफ, अपने विरोधियों के, पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल करने का प्रयत्न बार बार किया गया। लेकिन मैं हमेशा अपने, जो मेरा निर्णय था कि मैं अपने ऑफिस का, अपनी पुलिस फोर्स का दुरुपयोग पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होने दूंगा, मैं उस पर अड़ा रहा, उससे मैं नहीं हिला। क्या इससे इन्हीं लोगों पर कार्रवाई की बात की थी कि और भी कुछ चीजें आपके सामने रखी गई थी जो आपने करने से मना कर दिया था? आपका और देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग के बारे में कहते हैं कि आप देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग करते हैं, फिर आप कुछ आईपीएस अधिकारी भी उसमें होते हैं और उस मीटिंग के बाद आप ये सारी चीजें सामने लाते हैं, यानी आपके पीछे वो हैं, ऐसा उनका स्थिर आरोप आप पर है। इस प्रकार की मीटिंग मेरी श्री फडणवीस के साथ या बाकी जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स रहे हो, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अगर जिनकी जानकारी में वो इसके बारे में बताएं, कुछ रिवील कर दें तो मुझे भी जानकार कर। और लेकिन एक जो मैं और तथ्य सामने लाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो थाने में कुछ केसेस दाखिल किए गए थे मेरे विरुद्ध, 2-3 केसेस थाने में बोगस दाखिल किए थे श्री देशमुख ने कुछ गुनेगारों के साथ मिलकर। और वहीं थाने में एक और केस, पुराना केस चल रहा था जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। वो केस था यूएलसी, अर्बन लैंड सीलिंग का केस। उस केस के जो आयो थे सरदार पाटिल, उनको डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल से, जो कि डायरेक्टली टच में था संजय पांडे से, और उसको गाइड कर रहे थे उस समय के इलीगली अपॉइंट किए हुए पीपी श्री शेखर जगताप, जो कि क्रिमिनल्स के एडवोकेट थे, और उस क्रिमिनल के विरुद्ध केस में ही उनको स्पेशल पीपी बना दिया गया था। और प्रेशर ये था कि उस केस में उस तत्कालीन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको उसमें आरोपी किया जाए, मुझको उसमें आरोपी किया जाए। और इसके बारे में
मेरे पास वीडियो एविडेंस अवेलेबल है, और जब सूटेबल समय होगा तो मैं ये वीडियो एविडेंस भी मैं रिवील करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से पुलिस का इस्तेमाल मेरे को टारगेट करने के लिए, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करने के लिए पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। और झूठे केसेस मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरे ऊपर झूठे केसेस सोनू जलान और रियाज भाटी को अपने घर पे बुला के किए। इसके अलावा श्री सलिल देशमुख भी डायरेक्टली क्रिमिनल से टच में थे, उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी श्री अनिल देशमुख की अलग अलग क्रिमिनल्स के साथ, और उसके बाद पश्चात मेरे खिलाफ 5 या 6 जो भी केसेस थे दाखिल किए गए थे, झूठे केसेस थे, क्रिमिनल्स द्वारा दाखिल किए गए थे। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया था कि ये तो सारे क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है, उन लोगों के कहने पे केसेस हैं, एक कंसर्टेड एफर्ट का हिस्सा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सारे मेरे जितने केसेस थे स्टेट से निकाल के सीबीआई को ट्रांसफर किए थे। और एक जो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि इससे पहला कभी शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का ऑनरेबल सुप्रीम ऑर्डर नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा था केवल एग्जिस्टिंग केसेस ही नहीं, इसके बाद भी अगर ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ केसेस परमबीर सिंह के विरुद्ध दाखिल करती है तो वो केसेस भी ऑटोमेटिकली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट एविडेंस से इतना कन्विंस हो गई थी, जो मैंने रिकॉर्डिंग्स दिखाई थी, बाकी एविडेंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को दिखाई थी, कि उन्होंने न केवल वर्तमान केसेस बल्कि फ्यूचर में भी दाखिल होने वाले केसेस मेरे विरुद्ध उन्होंने कहा था डायरेक्टली सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएंगे। अनिल देशमुख लगातार चांदीवाल कमीशन का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि चांदीवाल कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, यानी उसमें आपके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ आया होगा जिसको लेकर वो इसकी मांग कर रहे हैं। चांदीवाल कमीशन की हालांकि स्थापना ही महाविकास आघाड़ी सरकार के समय की थी। चांदीवाल कमीशन के सामने आप गए थे, आप पर गंभीर आरोप थे, क्या हुआ था? आरोप मेरे ऊपर नहीं थे चांदीवाल कमीशन में, आरोप श्री अनिल देशमुख के विरुद्ध थे। और मेरे से जब मेरे को बुलाया गया था, मैंने कहा जितना मुझे कहना था मैंने अपनी लेटर में कह दिया है, इसके अलावा मुझे कुछ ऐड नहीं करना है। सारी एविडेंस मेरी लेटर के साथ मैंने ऐड कर दी है। और जब रिपोर्ट सबमिट हुई, वो रिपोर्ट उस समय सबमिट हुई थी जब श्री अनिल देशमुख की खुद की सरकार, वो शायद सरकार में नहीं थे लेकिन उनकी पार्टी की सरकार उस समय इस राज्य में थी। तो उस रिपोर्ट में क्या है उनको मुझसे बेहतर मालूम होना चाहिए, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर्स के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी हुई, चांदीवाल कमीशन ने तो शायद यही कहा है उसमें, जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कि इसमें मेरे ऊपर तो कुछ उन्होंने आरोप लगाया नहीं है या कुछ सिद्ध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने शायद मेरा रोल अप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि श्री अनिल देशमुख का जो रोल है इसमें पूरा बहुत ही डुबियस है एंड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही उनका रोल सामने आ सकता है। लेकिन पूरी जानकारी मुझे इस चांदीवाल कमीशन की रिपोर्ट के बारे में नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है प्रेस के माध्यम से, मेरे खिलाफ कोई फाइंडिंग इस रिपोर्ट में नहीं है। सर, ये सवाल मेरा है, आप कह रहे हैं मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? आप बता सकते हैं कि ये है। कितने वीडियोस हैं आपके पास, पहले तो ये जानना चाहूंगा मैं। कुछ हो सकते हैं, एक से भी अधिक हो सकते हैं वीडियोस, तो समय आने पे एक तो अभी दिखा सकते हैं ना, अगर आपके पास है आप बता सकते हैं कि ये समय आने पे समय कब आएगा, किसको दिखाएंगे, कैसे पेश करेंगे? आप लोगों के सामने ही लेके आऊंगा, अगर आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट कचहरी के सामने भी लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है अप्रोप्रिएट समय नहीं है। सही समय आने पे मैं अवश्य ही प्रेस से भी शेयर करूंगा और दिखाऊंगा इनका क्या इविल डिजाइन क्या था, पूरा क्या इनका प्रयत्न था, किस प्रकार से विरोधी पक्ष के जो नेता हैं, बाकी जो पॉलिटिशियन हैं, उनको किस प्रकार से टारगेट किया जाए, पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए और उसमें किस प्रकार से उस समय के तत्कालीन डीजीपी श्री संजय पांडे एंड डीसीपी लक्ष्मीकांत पाटिल एंड शेखर जगताप किस प्रकार से उस पूरे जो प्लानिंग थी, जो एक पूरी इनकी कॉन्स्पिरेसी थी, उसमें किस प्रकार से ये लोग शामिल थे, वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उस समय आने पे करूंगा, इस समय में उसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये सिर्फ अनिल देशमुख कर रहे थे आप कहते हैं, या अनिल देशमुख से कोई करवा रहा था? क्योंकि अनिल देशमुख सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी उस सरकार में, उनके भी पक्ष के प्रमुख थे, मुख्यमंत्री कोई और थे। पूरा अगर आप खुल के अगर बता पाए तो क्या अनिल देशमुख ये खुद से, जैसे आपने कहा कि यूएलसी का मामला है, प्रवीण दरेकर का मामला है, और भी नेताओं के आपने नाम लिए, क्या था जो आपको जानकारी में उस समय आया? देखिए, इसके मेन सूत्रधार तो अवश्य ही अनिल देशमुख थे
लेकिन जो क्रिमिनल्स को बुला के उनके साथ मीटिंग्स की गई, उनको इंस्टिगेट किया गया, गाइडलाइंस दी जा रही थी, कुछ पुलिस अधिकारियों को, संजय पांडे जैसे अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि किस रेडर को टारगेट करना है, वो सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित नहीं था, उसके तार उससे भी बहुत ऊपर तक जाते थे। किस तक पहुंचते थे? मातोश्री तक भी जाते थे, सिल्वर ओक तक भी जाते थे, कहाँ कहाँ जाते थे वो समय आने पे सब सामने आ जाएगा। राजनीतिक दबाव तंत्र जो आप आरोप लगा रहे कि इस्तेमाल किया गया, वो तो मातोश्री और सिल्वर ओक से हो रहे थे आप कह रहे हैं, या देवेंद्र फडणवीस इन सबके खिलाफ? मैं यही कह रहा हूं कि मेन सूत्रधार तो अनिल देशमुख थे, लेकिन सिर्फ वो ही इन्वॉल्व नहीं थे, उनसे ऊपर भी इसके तहत जा रहे थे, और जहां से डायरेक्शंस जा रही थी डायरेक्टली संजय पांडे एंड शेखर जगताप और लक्ष्मीकांत पाटिल को बुलाकर और बाकी अधिकारियों को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि किस प्रकार से विरोधी पक्ष के नेता हैं जो अलग अलग, एंड जो मेन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनको किस प्रकार से टारगेट किया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें शायद और भी अधिक ऊपर के लेवल का इन्वॉल्वमेंट था। सर, आप जब कमिश्नर थे उस समय 2-3 विषय आपके कंडक्ट पे भी वो हमेशा सवाल उठाते कि जिस तरह से आपने कुछ चीज़ों को या इन्वेस्टिगेशंस को हैंडल किया, जिसमें सबसे बड़ा था सुशांत सिंह राजपूत का। वो खुद मीडिया में उस बारे में बात करते थे गृह मंत्री होने के नाते, आपके सुपरविजन में वो केस चल रहा था। उनका कहना उस समय ये था कि दबाव इन्वेस्टिगेशन पे इस तरह लाया जा रहा था कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पुलिस के चरणों में गिरे और फिर पुलिस या आप उसका इस्तेमाल करके अपने संबंध बनाए बॉलीवुड इंडस्ट्री से, या एक तरह से उनसे अपना एक कनेक्शन जोड़ पाए, इसीलिए आप फॉल्स प्रेशर ला रहे थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुशांत के केस में, ऐसा आप पर आरोप है। मुझे लगता है श्री अनिल देशमुख को विशेष इंटरेस्ट है फिल्म इंडस्ट्री में, पक्का नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है एक समय वो भी शायद एक फिल्मी हीरो बनना चाहते थे। लेकिन इस केस में अवश्य बार बार कहते थे कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाया जाए, ताकि थोड़ा तो उनको पता लगना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन कैसे फेस किया जाता है। लोग उनके पास दौड़ कर आएंगे, उनके पास सिफारिश लेके आएंगे, और वो अपनी इन्फ्लुएंस जो फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ाना चाह रहे थे, उसमें चाहते थे कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से फिल्म इंडस्ट्री में वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा सकें। लेकिन आपने कुछ लोगों को बुलाया, तो क्या वो उस प्रेशर में आपने बुलाया या वो क्योंकि कुछ लोग तो आए थे, करण जौहर आए थे, संजय लीला बंसाली आए थे, सबसे इन्वेस्टिगेशन हुआ था वो, तो क्या वो उनका प्रेशर था? नहीं, ये जो नाम हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे रिकॉर्ड पे आए थे, ऐसे 2-3 लोगों को अवश्य बुलाया गया था। और आई थिंक कौन से, शायद एक रिटायर्ड डायरेक्टर थे, शायद शेखर कपूर या किसने एक ट्वीट की थी श्री सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे प्रेशराइज किया था। उससे उसके संबंध में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता, कुछ लोगों को बुलाया था। लेकिन श्री अनिल देशमुख ये बार बार अवश्य बोलते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया जाए, प्रेशराइज किया जाए, ताकि लोग दौड़कर उनके पास जाएं, उनकी शरण में जाएं। और उनको मैंने कहा कि कुछ विशेष इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में, वो शायद पूरा नहीं हो पाया। और एंटीलिया केस को लेकर भी आप पे सवाल उठाते हैं लगातार, आपके या सचिन वाजे जो आपको रिपोर्ट करते थे उसको लेकर सवाल उठाते हैं कि सब जो हो रहा था वो आपके कहने पे ही हो रहा था, ऐसा भी आप पर आरोप है। तो मैंने कहा नहीं है, उनके उनकी मन गढ़ंत जो कहानी है, मैं उसके बारे में पहले ही कह चुका हूं कि और ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहूँगा। इन्वेस्टिगेशन इस केस में हो चुका है। स्टेट मशीनरी जो स्टेट की ATS है उनके नीचे आती थी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया है, नेशनल एजेंसी ने भी इन्वेस्टिगेट किया है। तो इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा। लेकिन जो ये कि मानसिक संतुलन कुछ खो बैठे हैं, किस कारण से खो बैठे हैं, एंड अचानक 3 साल बाद इनके दिमाग में एक आंसे फितूर पैदा हुआ है और मेरे को घसीटने की कोशिश की गई। मैं इन चीज़ों से दूर रहा हमेशा। मैं कभी इस कंट्रोवर्सी में मेरे खिलाफ कई बार बोला, मैं दूर रहने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने इतना गंभीर आरोप कर दिया तो मुझे भी लगा कि मुझे आके अपना पक्ष रखना चाहिए, और मेरी क्या जानकारी है और मैं क्या समझ रहा हूं वो मैंने सामने रखा, खुलकर रखा। और मैं तो आज फिर दोहराता हूं कि अगर मैं कुछ भी झूठ कह रहा हूं, मैं मेरा खुद नार्को कराने को तैयार हूं। लेकिन जो ये अनिल देशमुख और उनके सुपुत्र श्री सलिल देशमुख झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, उन्हें भी मेरे साथ आकर नार्को करने दीजिए। एक ही दिन चल के तीनों नार्को करेंगे, ये मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर लें। आज भी मैं इस चैलेंज पर अडिग हूं और
10 दिन बाद 15 दिन बाद भी अगर वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने को तैयार है, मैं नार्को उनके साथ जाकर करने को तैयार हूँ। मेरा आखिरी सवाल, आपने पिछली बार जब फोनो इंटरव्यू हुआ था तब कहा था कि 10% ही मैं अब तक बोला हूं, तो आज क्या वो परसेंटेज बढ़ा है? जब आपने जो खुलासे किए हैं 20-30, बाकी परसेंटेज कितने हैं? कब आएगा सामने, कैसे आएगा सामने? देखिए, मैंने ये कहा था कि जो सामने आया है अभी तक वो 10-20% है। कांड इनके बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी कांड कब आएंगे मैं लाऊंगा, मैं माध्यम होऊंगा वो कांड सामने लाने का, ये कोई और होगा, वो समय बताएगा। लेकिन कांड तो इन्होंने बहुत बड़े किए हैं, बहुत अन्याय किए हैं, लोगों से पैसे वसूल किए हैं, और बहुतों की तो पैसे वसूल करने के बाद पोस्टिंग भी नहीं की गई, लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। और मुझे लगता है कुछ अधिकारियों ने अब बोलना शुरू कर दिया है, और मैं खुश होऊंगा, अच्छा होगा कि बाकी अधिकारी जिन पे अन्याय हुआ वो भी थोड़ी हिम्मत दिखाकर सामने आए, और जो उनके साथ इन लोगों ने किया है वो अथॉरिटीज के सामने, प्रेस के सामने, पब्लिक के सामने इनका असली चेहरा लाया जाए, जो असली चेहरा अभी तक छुपा कर रखा हुआ था। और नार्को टेस्ट करवा लें, अगर इनोसेंट है तो नार्को टेस्ट करवा लें। मैं तो कहता हूं इनोसेंट हूं, मैं नार्को के लिए तैयार हूं, लेकिन इनके साथ नार्को कराऊंगा। आप कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए के टर्न टारगेट था, उनको दिया गया था, वो सिर्फ वसूली का था, पोस्टिंग का था। अच्छा, बाकी क्या क्या था फिर? आप अब पूरा अगर आपके पास है जाएंगे तो बताइए क्या पोस्टिंग्स के आप आरोप लगा रहे हैं? मुंबई सिटी का टारगेट मुझे बताया गया था 100 करोड़ है, बाकी पूरे डिपार्टमेंट का टारगेट इनका कितने 100 करोड़ था, कई 100 करोड़ में था, ये तो अवश्य था। कितना था उसके बारे में स्पेकुलेट करना नहीं चाहूंगा, जानकारी। आप बातें आपने कोर्ट के सामने, एजेंसी के सामने रखी है, उनका क्या है उसमें रोल? तो जो मेरे पास एविडेंस थी, मैंने बताया, मेरे पास आज भी पत्र हैं इनके हैंड रिटन, जहां पे इनके नोट्स हैं, जिनके रिमार्क्स हैं, वो पत्र आज भी मेरे पास है, मैं किसी दिन मीडिया के साथ भी शेअर कर दूंगा अवश्य। चलिए, धन्यवाद परमवीर जी हमसे बात करने के. तर आपण ऐकलं माजी पोलीस आयुक्त मुंबईचे परमवीर सिंग इथं आपल्याशी बोलताना त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत जे पहिल्यांदा ते करतायत. त्यांचं असं म्हणणं आहे की फक्त टार्गेट ते वसुलीचं नव्हतं, तर त्यांच्यावर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस करण्याचेही आरोप दाखल करण्याचेही दबाव होता, पण त्याला त्यांनी नाही केलं, ज्यामध्ये त्यांनी स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांचं नाव घेतलं की एका ULC केसमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करा अशा प्रकारचा आदेश होता, दबाव होता. याशिवाय आणखी भाजपचे नेत्यांची नावं त्यांनी घेतलेली आहेत. काही ॲडव्होकेट्सचा संदर्भ आहे, अनिल गोटेचा संदर्भ आहे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी, जयंत पाटीलचा संदर्भ आहे ज्यामध्ये ते म्हणतात की जयंत पाटलांनीही आपल्या पदाचा वापर करून त्यांच्यावर दबाव आणला होता. म्हणून हे तथ्य आहेत. काही व्हिडिओ रेकॉर्डिंगचा उल्लेख ते करतात जे वेळ आल्यास ते समोर आणतील. मात्र खूप मोठा गौप्यस्फोट त्यांनी केलेला आहे. यावरती आता या सगळ्यांचं काय म्हणणं आहे ते पाहणंही महत्त्वाचं असेल. आणि परमबीर सिंग हे सगळे व्हिडिओ एव्हिडन्स समोर कधी आणतात, कोणासमोर आणतात, पत्र कधी आणतात, हे पाहणंही महत्त्वाचं आहे. म्हणून हे प्रकरण ते थांबणार नाही, यापुढेही हे जात राहील. कारण जोपर्यंत दूध का दूध पाणी का पाणी नाही होत तोपर्यंत हे प्रकरण मला तर इथे थांबताना दिसत नाहीये. कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, ABP माझा, मुंबई. ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट.